डाटा इंटरप्रिटेशन की पहली क्लास करने चल रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा को कलेक्ट करना। डाटा कई तरीके से कलेक्ट किया जाता है। वो आपका पाई चार्ट हो सकता है, आपका इस तरीके के टेबल हो सकते हैं, या आपका वो जो सर्कल में दिखाने का तरीका है, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। पाई चार्ट हो गया। तो डाटा कलेक्ट करने का एक तरीका हमारे, जब हम रिसर्च करने चलेंगे तो इनका बहुत महत्व होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि एक बड़े आंकड़े को एक छोटी सी श्रृंखला में दिखाने का एक बहुत अद्भुत कला है इसमें। आप बड़े से बड़े डाटा को एक छोटे से सिस्टम में दिखा सकते हैं। तो ये इसका जो यूज है इसी कारण से ज्यादा होता है। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन और पहला टेबल बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला और बहुत आसानी से समझ आने वाला है। इसी के माध्यम से हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको टेबल देखना आ गया तो क्वेश्चन इसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन आते हैं जो उसी पे आधारित होते हैं। चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो सर्कल रिलेटेड हो, चाहे वो ये टेबल के अकॉर्डिंग हो। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो बाकी क्वेश्चंस को करना बहुत आसान रहेगा। इजी आता है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी किस्मत खराब होती है तो बहुत अटपटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपका वो 5 नंबर बिगड़ भी जाता है। तो इस 5 नंबर को बिगड़ने नहीं देना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी हर तरीके के जो क्वेश्चन है उनकी उसको हम कवर करेंगे। और जो हम कवर करेंगे कोशिश करिएगा उसी के तरीके के 3 3 टेबल आप लोग खुद सॉल्व करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है। इससे पहले टेबल को जानेंगे। इसने कहा है निम्नलिखित सारणी में विभिन्न प्रकार के अनाजों की उपज दर्शाई गई है। इसका अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका अध्ययन करना है इस सारणी का, इस टेबल का। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है। कहता है विभिन्न प्रकार के अनाजों की उपज लाख टन में है। जो भी यहाँ दिया गया है ये सब लाख टनों में इसका वैल्यू दी गई है। इसका यूनिट लाख टन में है। ये ऊपर ईयर दिए गए हैं। 2011 में गेहूं 126 लाख टन था, धान 136, कपास 122 लाख टन, मक्का 92, दालें 144। इसी तरीके से हमें 2012 में भी मिल जाएगा, 2013, 14, 15, 16, 17। यहाँ डाटा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक धान की फसल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आज मेरे पास बोर्ड नहीं था, इसीलिए मैंने इसके सॉल्व किए हुए मेथड्स को उठाया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2012 से 2016 तक के धान की फसल में कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पे 2012 में जाएंगे हम लोग। 2012 पे गए। अब धान देखेंगे 2012 में कितना धान था। 195 लाख टन धान पैदा हुआ। 195 लाख टन धान 2012 में पैदा हुआ, उपजाया गया।
उसके बाद 2016 में कितना धान हुआ? 2016 के पैटर्न पे जाएंगे तो 2016 में धान हुआ 382 लाख टन। ठीक है, यहाँ क्लियर। इसके बाद हमें का प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन ने कहा है कितने प्रतिशत धान की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत धान की वृद्धि हुई हमने परसेंटेज में किया था कि जिससे कंपेयर किया जाता है वो सबसे पहले नीचे आता है। तो सबसे पहले कंपेयर किससे किया था? 2012 से, कि 2012 से वो 2016 में कितना प्रतिशत धान बढ़ गया। तो 195 में कितना बढ़ा? तो 382 2016 में है, और 2012 में 195 है। जब 382 में से 195 को माइनस कर देंगे तो बढ़ा हुआ वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पे दिया गया है। 382 माइनस 195, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप रख लेंगे। अपॉन में 195 है, मल्टीप्लाई में 100। जब इसको आप काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 95.9%। मीन्स जो 2012 से 2016 में जो धान की उपज है वो 95.9% की वृद्धि हुई है। गॉट इट? चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन था। बीच में नहीं समझ में आएगा तो पूछना है। दूसरा क्वेश्चन है, दालों की उपज में किस वर्ष अपने पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक कमी हुई? इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक कमी हुई। ज्यादा कमी किस में आई? पिछले वर्ष दालों में। अब हम क्या करेंगे, दालों के पास चलेंगे। भाई दाल कहाँ है? दाल सबसे लास्ट वाले रो में है। पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा कमी हुई। मीन्स अब हम हर उसको माइनस करेंगे। जैसे 2011 में से 2012 को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू में लिख देंगे कितना माइनस हुआ। 2012 के दालों से 2013 के दालों को माइनस करेंगे, लिख देंगे। फिर 2013 से 14 को माइनस करेंगे, 14 को 15 से, 15 से 16 को, 16 से 17 को। क्योंकि सारे के सारे देखो माइनस में ही आ रहे हैं तो माइनस करेंगे, और बताना है क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा जो दालों की कमी कौन से वर्ष में आई। ये देखो इसका सॉल्वेशन बता रखा है। भाई 2012 से जब 2013 में किया तो 16 लाख टन की कमी आई। 2013 में जो दाल की उपज में पिछले वर्ष की तुलना में 28 लाख टन आया। 2014 में दाल की उपज में पिछले वर्ष की तुलना में 18 लाख टन आया, और 2016 में 9 लाख टन आया। तो अंततः क्या जिसमें सबसे ज्यादा किस में आया? भाई 28 लाख सामने सीधा दिख रहा है कि हाँ, जो 2013 में जो दाल की उपज में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा कमी आई है। सबसे ज्यादा कमी 2013 में आई दालों के रेट में। देखो, अब इसका तीसरा क्वेश्चन इससे मिलता जुलता अब क्या पूछ रहा है कि मक्का की औसत उपज से कितने वर्षों की उपज अधिक है? मक्का की औसत उपज से कितने वर्षों की उपज अधिक है? भाई मक्का की औसत उपज निकाल लेते हैं पहले तो। मक्का की औसत उपज, मक्का की औसत उपज, देखो ये रहा मक्का। औसत उपज, औसत के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, औसत निकालने का तरीका बताया था। नंबर्स का टोटल अपॉन जितना नंबर है उससे डिवाइड करने से उसका औसत निकल जाता है। अब देखो मक्का क्या है, 2011 में 92 लाख टन मक्का पैदा हुआ था। 2012 में 111,
2013 में 116 और 2014 में 74, 2015 में 37 लाख टन और 2016 में 24 लाख टन, 2017 में 25। इन सबको हमने टोटल कर दिया, जैसा कि सॉल्यूशन बता रहा है। इनको टोटल किया और ये कितने संख्या में है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 से इनको डिवाइड किया, इनका औसत निकल आया। औसत निकला 68.43। इसका औसत निकाल लिया हमने। अब वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मक्का की औसत उपज से कितने वर्षों की उपज अधिक है। अब हमें ये देखना है कि जो ये 68.43 औसत वजन जो निकाला है हमने, ये औसत से अधिक कितने ईयर के मक्का का उत्पादन रहा है। भाई 25 इससे अधिक है क्या, नहीं है। 24 है क्या, नहीं है। 37 है क्या, नहीं है। 74 है, बिल्कुल है। 116 है, बिल्कुल है। 111 भी है, 92 भी है। तो कितने ऐसी संख्या है जो कि इस औसत से अधिक है। 1 2 3 4। तो 4। अब ये ऑप्शन में देख लो, 4 कहीं आ रहा है क्या, सी। तो इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा सी, कि 2011, 2012, 2013 और 2014 की उपज औसतन उपज से अधिक है। ठीक है। ये पहले उसके 3 क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कि ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, बिल्कुल मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन मिल सकता है। देखो, एक इन्होंने टेबल दी है, अर्जित प्रतिशत लाभ ए और बी 2013, 14, 15, 16। क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2013 से 2018 तक की अवधि के दौरान ए और बी दो कंपनियों द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभप्रद है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर अगले 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। भाई ये एक तालिका दे दी है, कोई कंपनी है ए और बी, वो 2013 से लेकर 2018 तक की अवधि में जो कंपनी ने फायदे कमाए हैं उसका ब्यौरा दे रखा है। कंपनी ने अगर यहाँ 100 रुपये लगाया था तो 20 रुपये लाभ कमाया है, और इसने 32%, 2015 में 40%। सेम इसी तरीके से बी ने कमाया भाई 35%, 30%। और जो है इस तरीके से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि वर्ष 2017 में कंपनी ए की आय 26 लाख है, तो उस वर्ष कंपनी ए का व्यय कितना है। अगर 2017 में कंपनी ए की आय 26 लाख है, तो उस वर्ष कंपनी ए का व्यय कितना है। देखो, इससे पहले जब हम परसेंटेज कर रहे थे, परसेंटेज का सीधा सीधा सवाल उठ के आ गया आपके सामने। कंपनी 2017 में ए की आय, मतलब आय का अर्थ है कि आना, उसके पास कितना पैसा आया,
26 लाख आया, तो कंपनी ए का व्यय कितना है, मतलब उसने कितना खर्च किया होगा जो कि उसके पास 26 लाख आया। भाई कंपनी ने बस यहाँ हमें दिखा रखा है कि हमने इन्हें 30% का लाभ हुआ है, और वो 26 लाख रुपए उनके पास आए। जो 26 लाख आए हैं वो किसके बराबर हो जाएगा? भाई कंपनी ने अपना 100% पैसा लगाया था। भाई कोई भी वैल्यू लगाई होगी वो 100% है, और उस 100% में उसको 30% का लाभ हो गया, तो वो कितना बन गया? 130%। अब वो 130% जो वैल्यू है वो 26 लाख के बराबर है, क्योंकि जो उसकी आय है वो 26 लाख है। तो जो 26 लाख है वो 130% के बराबर है। अब वो पूछ रहा है कि उस कंपनी में उसने कितने पैसे लगाए थे, वह कितना किया था। तो 100% निकाल लेंगे, क्योंकि 26 लाख 130 के बराबर है। सिंगल वैल्यू आ जाएगी, जब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो उसकी 100% की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे, 13 दूना 26, दो जीरो 20, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। तो 20 लाख जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट किए थे 2017 में। तब उसको 30% का बेनिफिट होके 26 लाख रुपए मिला। अब आप यहाँ अगर निकालना चाहेंगे 26 लाख का, तो 20 लाख का 30% आपको 6 लाख रुपए निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट मन में नहीं रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय और 18 में कंपनी बी का व्यय समान है, यदि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय और कंपनी 2018 में कंपनी बी का व्यय समान है, और वर्ष 2018 में कंपनी बी की आय 77 लाख है, तो वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय कितनी है? पांचवा क्वेश्चन है। ये जहां से मैंने इसको फोटो खींचा था वो सही से आया नहीं। देखो, आप अगर दूसरे में उसमें खोलना चाहते हैं तो खोल के एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन भेजा हुआ है। क्या कह रहा है कि 2018 में कंपनी बी की आय 77 लाख रुपए है,
वर्ष 2018 में कंपनी बी की आय 77 लाख रुपए है, उसने दिया हुआ है। वर्ष 2018 में कंपनी बी का लाभ प्रतिशत 40 है। टेबल में जाएंगे, 2018 में जो बी कंपनी है उसका लाभ प्रतिशत 40 है, तो आय 77 लाख है और परसेंटेज 140 है। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया, जो 77 है जो आय है, उसमें उसका 100% वैल्यू भी है और उसका जो बेनिफिट हुआ है वो भी है। जो बेनिफिट हुआ है वो 40% है और उसका मूलधन भी है जो उसने लगाया हुआ है 140%, जो कि 77 लाख के बराबर है। 77 लाख के बराबर है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% वैल्यू क्या आ जाएगी? 55 लाख रुपए। उसने जो इन्वेस्ट किया था वो था 55 लाख रुपए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय 55 लाख रुपए। क्वेश्चन ऊपर ही घूम गया था, क्वेश्चन पे हम एक बार जाते हैं तो वहां पे हमें क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन फिर से क्या कहना चाह रहा है। देख, क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय और 2018 में कंपनी बी का व्यय समान है। अब भाई, कंपनी का व्यय हमने 2018 का निकाल लिया है, कितना निकला? 55। और 2013 में कंपनी का 55% ही व्यय है। अब 2013 में 55% व्यय कर रहा है, तो कंपनी ए की आय कितनी है? अब 55 उसने व्यय किया और उसको लाभ कितना हुआ 2013 में? 2013 में उसको 20% का लाभ हुआ। अब वो क्या करेगा? 55 का 20% लाभ निकालेगा, तो 55 का 20% कितना आ जाएगा? 55 का 20% कितना हो जाएगा? एक 1 यूनिट उसमें बढ़ जाएगा, उसमें 1 यूनिट बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन। उसका 1 यूनिट बढ़ जाएगा, उसका 20% निकाल लेंगे। देखो, 55 इंटू 120%, 20% निकालेंगे और 55 में जोड़ देंगे या डायरेक्ट 120% निकाल लेंगे। अगर इसका 20% निकालते, 55 का 20%, तो कितना आता? एक पॉइंट लगा देना था 55, एक 5 को छोड़ के, राइट हैंड साइड से एक डिजिट को छोड़ के एक डॉट लगा देना है। 5.5 प्लस 5.5, 10%। 5.5 था, इसको जस्ट डबल कर देंगे तो वो 20% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5.5 को प्लस करेंगे 11 लाख हमारा प्रॉफिट था। 55 में जोड़ देंगे 11 को, कितना आ जाएगा? 66 लाख। क्लियर है ना? चल, अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2014 और 2017 में कंपनी बी के व्यय की कुल राशि 48 लाख है। यदि वर्ष 2014 और 2017 में कंपनी बी की व्यय की कुल राशि 48 लाख है, तो इन दोनों वर्षों में कंपनी बी की कुल आय कितनी है? कंपनी की कुल आय, कितने पैसे आए हैं? इसके लिए तो टेबल पे जाना पड़ेगा, टेबल पे देखना पड़ेगा भाई।
2014 में कितना बेनिफिट हुआ और 2017 में कुल कितना बेनिफिट हुआ। 48 लाख रुपए का व्यय हुआ था। टेबल पे चलते हैं। 2014 और 2017, कंपनी बी। 2014 और 2017, 30%, 2017 में भी 30%। आप देखिए 2014 में क्या हुआ, कंपनी ने 30% का लाभ कमाया। बी, बी कंपनी की बात हो रही है क्वेश्चन में, बी कंपनी के बारे में सीधा सीधा बोला हुआ है कि 2014 में कितना लाभ हुआ और 2017 में। तो यहाँ हमने देख लिया ये 30% का लाभ है। ठीक है ना। अब हम फिर उस पे क्वेश्चन पे आते हैं। भाई 30% का लाभ हुआ है, 48 लाख दोनों ने उसमें पैसे लगाए हैं। अब 48 लाख का 30% बढ़ा के उनको लाभ हुआ है। या तो आप चाहें तो 48 का 130% डायरेक्ट निकाल दें, या 48 का 30% निकाल के 48 में ऐड कर दें। ये आपके ऊपर है। अब क्या होगा, 48 का 130% निकालेंगे तो 48 इंटू 130/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 62.4 लाख इसका आंसर बैठेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में कंपनी की एक ही आय और व्यय का अनुपात सर्वाधिक है। किस वर्ष में कंपनी एक ही आय और व्यय का अनुपात सर्वाधिक है। अनुपात सर्वाधिक है, कहने का मतलब है आपने क्या लगाया और आपने क्या कमाया, उनका अनुपात निकालना है। जैसे हमने पिछली क्लासों में अभी अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जस्ट सेम उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है अनुपात और समानुपात निकालना है। तो अनुपात और समानुपात, तो क्वेश्चन या तो पीछे चल के देख लीजिए या यहीं से देख लें। क्या कह रहा है कि ए की आय, कंपनी ए की आय जो वर्ष 2013 में वो 20% की आय है, कि 20% की आय है तो वो 120% हो जाएगा। और लगाया क्या था, 100 रुपए। 120 में 100। इसी तरीके से 2014 में कितने की आय थी, 32% की आय थी 2014 में। 132/100। भाई लगाया 100 रुपये था, कमाया 32 था, तो उसकी टोटल वैल्यू 32, 132 हो गई। इसी तरीके से 2015 में लगाया कितना था, 100 रुपये, कमाया 40% था, तो 140 रुपये हो गया। और 2018, क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि अनुपात सर्वाधिक किसका है। 2018 में कितना, 15% कमाया था, 100 रुपये लगाया था। तो 115/100, जब इनको डिवाइड किया तो पहले वाले का आंसर 1.2 आया, दूसरे वाले का 1.32, तीसरे वाले का 1.4 और फोर्थ का 1.15। तो इसमें भाई सर्वाधिक किसका है अनुपात, किसको सर्वाधिक मुनाफा हुआ।
तो वो आपके सामने है। 2015 में कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, उनका अनुपात सबसे ज़्यादा रहा है। तो हमारा 2015 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार 5 क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, जिसमें आपको सभी के औसत निकालने पड़ सकते हैं या सभी को सॉल्व करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना लेंदी क्वेश्चन है, और इसमें जानबूझ के एग्जामिनर लेंदी क्वेश्चन ही डालता है। आपको इजी देगा लेकिन लेंदी रहेगा, आपको सब सॉल्व करना पड़ेगा, सब जोड़ना पड़ेगा, सब का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, जैसे वो बेस्ड ऑन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2013 में कंपनी बी का व्यय 17 लाख था, कंपनी का व्यय, एक है आय एक है व्यय, तो उस वर्ष इसकी आय कितनी थी? भाई इसमें 17 लाख रुपए खर्च किए कंपनी ने 2013 में, उसने कमाया कितना? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम पीछे से क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। भाई आय और व्यय, व्यय 17 लाख खर्च किए थे, तो 2013 में हमें देखना है कि इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था। 2000, उसको वापस जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा, 17 लाख था 2013 में कंपनी बी, 2013 में कंपनी बी 35% का लाभ था, 35% का लाभ था कंपनी बी को 2013 में। 17 लाख रुपए लगा दिए थे, 17 लाख का 135% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 लाख का 35% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 35% निकाल लो और 17 में फिर ऐड कर दो, या 17 × 135/100 कर दो। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं होगा तो अगली क्लास में मेरे से पूछ लेंगे। लास्ट डेट है। ये रहा एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ये बार चार्ट से है, इसको समझ लेते हैं। आज इसका एक ये एक पैटर्न है, इसको कर लेते हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना? हेलो कौशल जी, जी। क्वेश्चन स्क्रीन शो हो रहा है ना? हाँ, स्क्रीन शो हो रहा है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है आपका दंड रेखा से, इसको कहते हैं बार चार्ट। बड़े से बड़े डाटा को एक, एक पेज पे आप दिखा सकते हो इसके माध्यम से। भाई सपोज करो आप रिसर्च में गए, रिसर्च कर रहे हैं, आपकी टीम में 1000 लोग हैं, किसका किसका डाटा आप बनाते फिरेंगे? भाई एज ग्रुप में बांटना है, मेंटल फ्रीक्वेंसी बांटनी है, और भी बहुत सारे डाटा होते हैं जिनको आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये आपके काम को बहुत इजी कर देते हैं, चीज़ों को छोटे, बड़ी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे स्तर में डिवाइड करके किस तरीके से प्रदर्शित करना है, ये चीज़ें बताते हैं। आप हर चीज़ मेंशन नहीं कर सकते हैं, एक छोटे
एक पेपर पे या एक किसी माध्यम से, तो ये एक बहुत बड़े डाटा को छोटे से स्तर पे दिखा देता है। क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 18 और 19, निम्न दंड आरेख में उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन लाख टन में प्रदर्शन दर्शाया गया। चीनी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में, ये वर्ष दिया गया है कि चीनी इतने लाख टन में हुई है। जो 2010-11 में जो चीनी का उत्पादन था वो 2.43 लाख टन में, 2011-12 में वो 2.86, 2012-13 में 3.29, इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसका ग्राफ भी बढ़ रहा है। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2013 और 14 में हुआ उत्पादन वर्ष 2015-16 के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है। भाई 2013-14 में क्या हुआ था, 3.48, एक जगह लिख लेंगे 3.48। 2015 और 16 में कितना हुआ था, 4.4। अब क्या करेंगे, 4.4 में से 3.48 को माइनस कर लेंगे। माइनस कर लिया, जो वैल्यू आएगी वो 2013-14 के वैल्यू से कितना इंक्रीज हुआ है वो बताएगा। जैसे कि देखो सॉल्व बता रहा है, 4.40 में से आपने 3.48 को माइनस कर दिया तो 92 लाख टन का वृद्धि हुआ है 2013-14 से 2015-16 में। तो अब पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, उत्पाद 2000 उत्पादन वर्ष 2015-16 के उत्पादन से। यहाँ ये नहीं बोला कि 2013-14 के उत्पादन से, क्वेश्चन में इन्होंने डाल दिया स्पेसिफिक कि 2013-14 में हुआ उत्पादन वर्ष 2015-16 के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। कम है। अगर ये होता कि बढ़ा हुआ है और स्पेसिफिक यहीं से पूछता, लेकिन कम है तो मतलब ये ज्यादा होगा ये कम होगा, उसने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया। और इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कितना कम है 2015-16 के उत्पादन से। तो इसमें कितना आया था चीनी का, 4.4। हम उसको 4.4 के कंपेयर करेंगे 0.92 को। 4.4 को नीचे रखा, 0.92 को ऊपर रखा, मल्टीप्लाई 100। अब एक जीरो नीचे लगा देंगे, 92 92 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। अब इसको एक जीरो से एक जीरो काट देना, बचेगा एक जीरो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20.9%। ये आपका आंसर रहेगा। इतने प्रतिशत की कमी आई थी चीनी में, भाई उसमें इतना था और इसमें इतना है। ठीक है ना। जनरली क्या किया जाता है, जो नए स्टूडेंट रहते हैं भाई, फटाफट इसको माइनस कर दिया, यहाँ तक तो सही है। वो 2013-14 की वैल्यू से कैलकुलेट कर देंगे, स्टेटमेंट क्लियरली पढ़ेंगे नहीं, तो वहाँ वो गलत हो जाता है, 2 नंबर चले जाते हैं। भाई 2013-14 में 3.848 आ गया, अब 92 माइनस करने पे आएगा, मल्टीप्लाई 100, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट क्लियर पढ़ना है, तभी आप आंसर सही से दे पाओगे। इतनी जल्दी 18-19 पे आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011-12 का उत्पादन वर्ष 2013-14 के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 का उत्पादन वर्ष 2013-14 के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। भाई 11-12 का उत्पादन क्या था, 2.86 लाख टन। 2011-12 का उत्पादन 2.86 लाख टन था,
और 2013-14 का उत्पादन 3.48 लाख टन है। 3.48 लाख टन। अभिष्ट प्रतिशत, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्पादन का लाभ कितना प्रतिशत है। अब देखो लाभ पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, और यहाँ किसी को भी स्पेसिफिक नहीं दिया है, बस पूछा है लाभ कितना प्रतिशत है। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2011-12 की वैल्यू को नीचे रखेंगे। वर्ष 2011-12 का उत्पादन वर्ष 2013-14 के उत्पादन का लगभग कितना परसेंट। ठीक, सॉरी, जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है वर्ष 2011-12 का उत्पादन वर्ष 2013-14 के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। मीन्स 2013-14 में कितना उत्पादन हुआ था, 3.48। ठीक है। और 2011-12 में कितना उत्पादन हुआ था, 2.86। इसका ये कितना प्रतिशत अधिक है, कितना कितना इसका कितने प्रतिशत में आता है, ये इसका कितना प्रतिशत है। तो 2.86, 3.84, 3.48 का कितना प्रतिशत है। तो जिसका प्रतिशत से जिसको कंपेयर किया जाता है, जिससे कंपेयर किया जाता है, उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। 3.48 से कंपेयर किया जा रहा है 2.86 को। तो जब इस तरीके से रखेंगे मल्टीप्लाई 100, तो आपको आंसर आ गया 82%। भाई सपोज करो सुनील तिवारी जी को 100 नंबर मिले और कौशल जी को 120 नंबर मिले। तो सुनील तिवारी जी से कौशल जी को कंपेयर करना है। जब मुझसे कंपेयर होगा तो मैं नीचे आऊंगा, मेरे मार्क्स नीचे आएंगे 100। कौशल जी के 120 तो उनका 120, मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ, वो मेरे से 120%, 20% ज्यादा है, और उनका जो मार्क्स है 120% है मेरे कंपैरिजन। अब लेकिन उनके द्वारा कंपेयर किया गया कि उनको 120 नंबर थे और मेरे 100 नंबर हैं, तो 120 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा। अब सिचुएशन कुछ दूसरी रहेगी। ठीक है ना, इस तरीके से है, सारा का सारा खेल है क्वेश्चन को पढ़ने का और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करने का। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है विभिन्न कॉलेजों में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 1000 में दी गई है, और ये डिवाइड किया गया है ABCDE, 5 कॉलेज हैं, और इसमें संख्या है 1000 में 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। जो गर्ल्स को दिखाया है वो दिखाया है वाइट में, और बॉयज को दिखाया है ब्लैक शेडो में। कहीं गर्ल्स की संख्या ज्यादा है तो कहीं बॉयज की है, तो कहीं बराबर भी है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भी सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या क्या है। सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या क्या है। भाई लड़कियों की औसत संख्या निकाल लेते हैं सभी कॉलेजों में। अब कॉलेज आपको दिए हैं, लड़कियों के बारे में बताया कि भाई वाइट शेडो वाली लड़कियां हैं, इधर संख्या दी है 1000 में। तो ए में कितनी लड़कियां हैं, 25। बी में कितनी लड़कियां हैं, 30। सी में कितनी है,
20, डी में 30, ई में 30 और 35 के बीच में है, तो मतलब 32.5। चलते हैं, हमारा जहाँ सॉल्व हो रखा वहां देखते हैं। है क्या? देखो, लाख में संख्या है, सबको ऐड कर लिया। कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5, 25, 30, 20, 30, 32.5। उनको सबको जोड़ लिया और 5 से डिवाइड करेंगे। और संख्या थी आपकी हजार में, तो 3 जीरो लगा दिए पीछे। हजार में संख्या थी तो 3 जीरो लगा दिए। डिवाइड किया तो जो औसतन आया वो आया 27,500। ठीक है। इसी तरीके से अब नीचे के भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप देखें, सॉल्व करें। कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसको हम अगली क्लास में आपको